पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पर हंस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं अब वेनेजुएला में जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, वही वेनेजुएला जहां के राष्ट्रपति का उसने अपहरण किया है। तो सोचिए, अमेरिका की दादागिरी अब बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। और आज वो अल्टीमेटम का डेट भी ख़त्म हो गया। दिन मंगलवार, 48 घंटे का अल्टीमेटम। उसने कहा था कि अगर होर्मुज स्ट्रीट नहीं खुला तो मैं ईरान को पूरी तरह से पाषाण युग मतलब पत्थर युग में डाल दूंगा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। फिर वही पुराना तकनीक, 2 B-2 बॉम्बर ने कहा गया है कि उड़ान भरा और उसने बड़ा हमला किया। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस युद्ध से वापस जा चुका है। लेकिन सवाल है कि अब खाड़ी देशों को कौन बचाएगा, इजराइल को कौन बचाएगा। अमेरिका ने तो अब लगभग अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसको जितना दुर्गति होनी थी, जितना नुकसान होना था, वो हो चुका है। उसकी सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। धमकीबाज पहले गालीबाज में भी बदला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दुनिया को दिखाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे 2 B-2 बॉम्बर ने बड़ा हमला किया है इस्फहान पर और बूशहर पर, और सारे जो हथियार है उसको जमींदोज कर दिए हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन ईरान का हमला आज भी जारी है। सोचिए, ईरान के लोगों ने अपने अपने जो न्यूक्लियर प्लांट है और पावर प्लांट है वहाँ जाकर बैठ गए हैं। वो वहाँ म्यूजिक बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ हमला करके दिखाओ। लेकिन ईरान का हमला नहीं थमा है। आज भी इजराइल के तेल अवीव पर लगभग 5 से 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। शायद ही राजधानी तेल अवीव का कोई इलाका हो, कोई बिल्डिंग हो जिसमें आग नहीं लगी हुई है। वहीं सऊदी अरबिया के पेट्रोकेमिकल्स पर भी दागे गए हैं बड़े मिसाइल्स। मतलब ईरान ने तय कर लिया है कि उन देशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका रोज धमकी देता रहा। युद्ध शुरू होने के 5 दिन बाद कहा कि एयरफोर्स खत्म है, नेवी खत्म है, ईरान को हमने खत्म कर दिया है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमने विद्रोहियों को हथियार दिए थे, लेकिन वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। ईरान की ताकत देखिए, वहाँ के जो चरवाहे हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो हेलीकॉप्टर मार गिरा रहे हैं। सबके पास बंदूक मुहैया करा दी गई है। तो ईरान के लोग जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने विद्रोहियों को खामनेई के खिलाफ हथियार और पैसा दिया था, लेकिन सबने हथियार रख लिया। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में सरकारों के खिलाफ ये आतंकवाद फैलाता है। इसी तरह का खेल अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी किया था और IS उसी का खड़ा किया हुआ था। मुसलमानों को तो बेवजह ये जातिवादी मीडिया भारत में और उधर की जो नस्लभेदी मीडिया है वो बदनाम करता है इस्लामोफोबिया का। अब साफ हो गया है कि पूरी दुनिया के देशों में जो आतंकवाद है, जो ड्रग्स है, उसको फैलाने का काम अमेरिका करता है। लेकिन इस एक युद्ध ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ झूठ की खबरें आई कि 2 B-2 बॉम्बर उड़ा था, उसने सारे ईरान को बर्बाद तहस नहस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। होर्मुज स्ट्रीट पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। उसके मिसाइल्स जो है वो लगातार इजराइल पर गिर रहे हैं। खाड़ी देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शायद ही कोई खाड़ी देश हो जो अब ईरान की रीच में ना हो। संयुक्त अरब अमीरात पर हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। मतलब अमेरिका भले ही इस युद्ध से भाग गया हो, लेकिन उसके जो खाड़ी देशों में ठिकाने हैं उन ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है, लगातार हमले जारी है। और युद्ध के सोचिए, आज 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, 28 फरवरी को, 31 मार्च का महीना था। मतलब 32 दिन तो वो हो गए और आज 7 तारीख है। 7 दिन हो गए, मतलब 32 दिन और 7 दिन, 9 दिन, 39 दिन हो चुके हैं युद्ध के। और ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है। ईरान अभी भी होर्मुज स्ट्रीट पर कंट्रोल बनाए हुए है। अल मंदेब पर भी वो कंट्रोल बना रहा है। और आने वाले समय में जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल की मदद की है उनके यहाँ बड़ा ऊर्जा संकट होने जा रहा है। मतलब साफ है कि 39 दिन के युद्ध के बावजूद ईरान अपनी सरजमी को बचाने के लिए लड़ रहा है और अमेरिका की सारी गिदरभव की सारी धमकी जो है वो बेकार हो गई है। कुछ नहीं सामने दिख रहा है। तो ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके देश में उसके खिलाफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस आदमी के खिलाफ तो महाभियोग लगना चाहिए। और सोचिए कि किस तरह से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। खबर यह भी है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला हुआ तो ईरान के पास 400 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच चुका है।
ये वो मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता ये 10,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर है। रूस और चीन पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के साथ खड़ा है और इस युद्ध में अमेरिका की एक भी बड़ी गलती, न्यूक्लियर वेपन की गलती उसे इतना भारी पड़ेगा जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं है। तो ये तो साफ है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो सीधे सीधे उस पर भी, उसके शहरों पर अब हमला हो सकता है। अब यही बचा है इस युद्ध में। अमेरिका के शहर भी अब सेफ नहीं है। अमेरिका के शहरों तक पहुंचने वाले बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास पहुंच चुका है। ईरान ने 4,000 किलोमीटर तक पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल दाग के अपने इरादे जता दिए हैं। उसके पास कई इस तरह के मिसाइल्स हैं जिसकी पहुंच अमेरिका तक है। फिलहाल खाड़ी देशों में कतर जो है उसने पूरी तरह से अमेरिका से किनारा कर लिया है। जॉर्डन ने किनारा कर लिया है। इराक पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। सीरिया ने किनारा करना शुरू कर दिया है। अब 2 ही देश हैं, ओमान, बहरीन, इन सब की कोई हैसियत नहीं है कि ईरान से उलझ सके। अब सऊदी अरेबिया और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात 2 ऐसे देश हैं जो अभी भी ईरान से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं और इन दोनों देशों पर लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। ईरान ने जो कहा था वो पूरी तरह से दिखा दिया है। उसने कभी इस युद्ध में झूठ नहीं बोला। उसने युद्ध से पहले कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से हटा देंगे और ये होता हुआ दिख रहा है। साथ ही ईरान ने कभी भी खामनेई की शहादत को नहीं छुपाया। साथ ही ईरान ने कभी भी अपने किसी भी कमांडर या नेता के मौत को नहीं छुपाया। लारिजानी की मौत को भी नहीं छुपाया जो दूसरे सबसे ताकतवर नेता थे। पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि हमको जो करना है हम करेंगे अपने देश की रक्षा के लिए और हम इस युद्ध में हारने नहीं जा रहे हैं। हमने लंबी तैयारी की है, 45 साल की तैयारी है। हम इस युद्ध में 10 साल तक बने रहेंगे। वहीं ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया के हथियार जो है वह पूरी तरह से ईरान के साथ है। तो इस युद्ध में यह साबित हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बंद गया है और ईरान के लिए मुक्ति के जैसा है। 45 साल से ईरान प्रतिबंध झेल रहा था। दुनिया का कोई भी देश उससे तेल खरीदने से पहले डरता था, हिचकता था, क्योंकि अमेरिका का दबाव था। ईरान अपना ही तेल नहीं बेच पाता था। ईरान अपने ही देश में कंगाली के दौर से गुजर रहा था। उसके बावजूद ईरान ने मेहनत की। 40% तेल उसके पास है। अब ईरान के पास ये ताकत आ गई है कि वो तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है और अब दुनिया का कोई भी देश उससे तेल न खरीदे ऐसा नहीं होने वाला है। जिसको सस्ता तेल मिलेगा वो खरीदेगा। खुद 7 साल बाद भारत भी अब ईरान से तेल लेने के लिए तैयार है। चाबहार बंदरगाह भारत के पास था, उसको उसने अमेरिका के दबाव में कहीं तो नहीं ईरान को वापस कर दिया था। ये भी सबसे बड़ी खबर है। रूस अब तक ईरान से तेल लगातार चीन खरीद रहा था क्योंकि चीन किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव को नहीं मानता है। रूस खरीद रहा था क्योंकि रूस भी किसी तरह से अमेरिकी दबाव को नहीं मानता है। और इसका मतलब हुआ कि अब ईरान के दिन फिर गए हैं। ईरान के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि ईरान जितना चाहे तेल उत्पादन कर सकता है, जिन देशों को चाहे तेल बेच सकता है और इसके बाद उसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ईरान ने साबित कर दिया है कि दुनिया भर से अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है। अब न सिर्फ ईरान आज़ाद हुआ है बल्कि फ़िलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद हो गया है क्योंकि लगातार इजराइल पर बमबारी जारी है। हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। लेबनान पूरी तरह से अब सुरक्षित देश बन गया है। तो इजराइल की कमर टूट गई और इजराइल शायद ही अब खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों पर या मिडिल ईस्ट में किसी भी देश पर हमला करने की स्थिति में नहीं है। उसकी पूरी तरह से कमर टूट गई है। उसके नेवी एयरफोर्स का ईरान ने खात्मा कर दिया है। अब इजराइल अपनी मौत मर रहा है। उसे बचाने वाला अमेरिका ने लगभग सरेंडर कर दिया है और अमेरिकी फौज कह रही है, अमेरिकी जनता कह रही है कि आखिर हम इजराइल की लड़ाई हम क्यों लड़े। तो इजराइल पूरी तरह से अब अलग थलग पड़ गया है। इस युद्ध में अमेरिका ने 39 दिनों के बाद अब लगभग लगने लगा है कि अमेरिका ने खुद को वापस खींच लिया है क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ है उससे वो खुद ही निकलने में उसको सालों लगेंगे क्योंकि उसका सब कुछ छीन गया है। कहाँ वो ईरान के तेल कुएं पर कब्जा करना चाहता था, इसके उलट उसको 9-10 खाड़ी देशों से उसके जो अड्डे हैं वो खत्म हो गए हैं। तेल पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया है। डॉलर का उसका कारोबार खत्म हो गया है। तो अमेरिका इस लफड़े में तो अब नहीं पड़ने वाला है। वो अपनी वापसी कर रहा है। लेकिन ईरान कब इस युद्ध से वापस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चुन चुन कर जिन जिन खाड़ी देशों से ईरान पर हमला हुआ है उन सारे जगहों पर हमला कर रहा है, उनसे बदला ले रहा है। साथ ही ईरान ने युद्ध से पहले कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम खाड़ी देश के
पर भी हमला करेंगे, जो अमेरिकी ठिकाने उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन खाड़ी देश के साथ हम एक बड़ी बैठक करना चाहते हैं। हम मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो हम इस्लामिक देश हैं, वो सब बैठकर अमेरिका से हमारी सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। तो खाड़ी देश, ओपेक देश और अगर मुस्लिम देशों की बात करें, इस्लामिक देशों की बात करें, तो ईरान अब दुनिया के चौथे नंबर का ताकत बनकर उभरा है और अब खाड़ी देश उसके ही नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। वहीं इसी वजह से अब इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं होगा और धीरे धीरे ही सही इजराइल जो है वो बेमौत मरने के लिए तैयार है। हमास, हुती और हिजबुल्ला साथ में ईरान के जो हमले हैं वो उस पर भारी पड़ रहा है और युद्ध के 39 दिन बाद ये साफ हो गया है कि अब फिलिस्तीन आज़ाद है। ईरान पूरी तरह से पाबंदियों से निकल चुका है, वो अब अपनी मर्जी का देश है। ग्रीनलैंड बच गया, क्यूबा बच गया और दुनिया में अब किसी भी देश पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया था वो सब बच गए, जिनसे ज़बरदस्ती ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा था वो सारे देश बच गए। आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जो है वो अमेरिका की दादागिरी से पूरी तरह से निजात पा चुका है और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान को। वहीं इजराइल जो अब तक छोटे छोटे देशों पर हमला कर रहा था, अब एशिया में ज़रूर शांति होगी, क्योंकि अब कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करने से पहले सोचेंगे। तो आप मान के चलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्ध जो है वो ईरान ने जीत लिया है, ईरान की जनता ने जीता है और वो विज्ञान के दम पर, मिसाइल के दम पर। लेकिन ईरान ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, ख़त्म मैं करूँगा। देखते हैं ईरान इस युद्ध को अब कब ख़त्म करता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।